गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको माइक्रो एवोल्यूशन बना एंड मैक्रो एवोल्यूशन दोनों के बारे में बताऊँ। आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका वीडियो मैं बता चुकी हूँ कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। ओके, देखिए सूक्ष्म विकास का तात्पर्य समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल जो होते हैं परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रजाति में जीवों में के छोटे परिवर्तन होते हैं, उसे मैक्रो विकास कहा जाता है। और जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसको माइक्रो। तो मैक्रो से आपको समझ में आ रहा है सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे पूरी तरह से नई प्रजातियों को जन्म देते हैं जो उन्हें पूर्वजों से अलग करती है। तो समय के साथ वंश के पैमाना या आनुवंशिक परिवर्तन, जीवों की आबादी में परिवर्तन, आनुवंशिक बहाव, उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह जैसे प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है। सिलेक्शन ऑफ नेचर एवोल्यूशन भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक जो लिखी थी 1859 में, उन्होंने क्या बताया था, विकासवाद का सिद्धांत। हालांकि प्रत्येक वैज्ञानिक जीव विज्ञान जैसे अरास्तु, लिनियस, लैमार्क आदि ने भी इनमें अध्ययन किया। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इन्होंने बताया। अभी देखते हैं कि क्रिस्टियोविस्ट से विसंगति के अनुसार मैक्रो एवोल्यूशन को क्यों स्वीकारा, क्योंकि मैक्रो एवोल्यूशन को नहीं। उन्होंने समान व्याख्या की है कि कुत्तों की प्रजाति अपने जीन पूल के बदलाव लाकर छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कुत्ता कभी भी बिल्ली नहीं बन सकता है। ओके, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बस चेंजेस हो सकता है। मैक्रो एवोल्यूशन अक्सर एक ही प्रजाति के भीतर हो सकता है, लेकिन मैक्रो विंग कभी नहीं हो सकती। मीन्स घोड़े कुत्ते में तो परिवर्तन खुद का होगा, लेकिन कुत्ता ये नहीं कि उसकी प्रजाति चेंज नहीं होगी। ओके, देन इसके बाद मैक्रो एवोल्यूशन माइक्रो एवोल्यूशन से अलग है, क्योंकि माइक्रो एवोल्यूशन के मामले में भिन्नता कई अवलोकन किए गए। ये आनुवांशिक जानकारी के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। मैक्रो एवोल्यूशन के मामले में आनुवांशिक परिवर्तन कार्यरत हैं। ठीक है, देखेंगे कि जीवन में सभी में विविधता देखने को मिलती है, चाहे वायरस हो, पौधा हो, बैक्टीरिया हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो। लेकिन दो समान प्रकार के विकास के बारे में पता चला, सूक्ष्म और स्थूल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तुलनात्मक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो अर्थ क्या है, वे छोटे पैमाने पर एक जनसंख्या के भीतर होता है, और मैक्रो विकास हुआ है जो एक बड़ी और एकल प्रजाति के स्तर को पाया जाता है, वह मैक्रो कहलाता है। दूसरा, वृद्धि जीन पूल में परिवर्तन के परिणाम से उसी प्रजाति में कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें इंट्रा प्रजाति कहा, इसमें नई प्रजातियों के गठन होते हैं। दूसरा, सूक्ष्म विकास में परिवर्तन कम समय के अंतराल पर होता है, और मैक्रो जो होता है उसमें बृहद विकास का होता है। जेनेटिक जानकारी बदल जाती है, यह पुनर्व्यवस्थित हो जाती हैं। मैक्रो जो होता है आनुवांशिक संरचना में नया मोड़ होता है और विलोपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति बनती है। जो कि मैंने अभी पहले बताया कि माइक्रो एक ही प्रजाति में परिवर्तन होता है, उससे कुत्ते से बिल्ली में परिवर्तन नहीं हो सकता, पर मैक्रो में ऐसा होगा। जैसा कि प्रक्रिया प्रयोग के रूप में सिद्ध है और जैसा प्रमाण के रूप में सिद्ध है हो चुकी, इसमें रचनात्मक इस प्रकार के विकास का समर्थन करता है और इसमें अवरोध करता है। ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन की परिभाषा अगर हम देखें तो सूक्ष्म विकास जीन आवृत्ति के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी प्रजाति की आबादी के भीतर समय के साथ, जैसे कि यह प्रक्रिया थोड़े समय के पैमाने पर होती है, अक्सर देखा जाता है कि परिवर्तन का कारण उत्परिवर्तन, आनुवांशिक बहाव या जीन प्रभाव सम्मिलित होता है या प्राकृतिक बना। जीन प्रवाह क्या कहलाता है? एलील के शरीर आंदोलन के माध्यम से जीन का स्थानांतरण। जीन प्रवाह तब होता है जब कोई भी व्यक्ति आबादी के बीच निवास या प्रवसन करता है, तो जीन प्रवाह जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। जेनेटिक बहाव छोटी आबादी में देखा जाता है, जहां जनसंख्या के भीतर एलील की आवृत्ति या आच्छादित होती है। ठीक है, जीन पूल बेहतरीन ढंग से बहता है। ठीक है, उत्परिवर्तन आपको पता है, परिणाम से नए एलील हो, त्रुटियां, विकिरणों, वायरसों, रसायन के कारण कुछ परिवर्तन हो जाना, चेंजेस आना। प्राकृतिक चयन के मामले में हाउस स्पैरो को आप देखेंगे 1852 में उत्तर अमेरिका में पेश किया गया। प्राकृतिक चयन के आधार पर विभिन्न स्थानों में रहने वाले गौरैया के विकास के लिए अध्ययन किया गया, तो हर्बिसाइड प्रतिरोधी, कीटनाशक प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कर लिया गया और एंटीबायोटिक दवाओं को खुद विकसित हुई। तो हाउस स्पैरो जो होती गौरैया, इसके विभिन्न विशेषताओं के साथ गौरैया के विकास के बारे में पता। मैक्रो एवोल्यूशन की परिभाषा से आपको पता चलेगा कि इस विकास में बड़े पैमाने पर बदलाव होता है जो अलग जीव मनाया जाता है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने में हजारों साल लगते हैं। ये भी है। हाथी और देखिए एशियाटिक हाथी और अफ्रीकन हाथी एक उदाहरण है। प्रजाति प्रजनन अलगाव के कारण जो कपुलेशन नहीं कर सकती, यह मुख्य रूप से मैक्रो जो अलग अलग प्रजाति के बीच दो निकट संबंध में अंतर का वर्णन करता है। इसे हम सट्टा कहा जाता है, जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से होता है।
मैक्रो एवोल्यूशन यूनिवर्सल कॉमन डिस्टेंस की अवधारणा का अनुकरण करता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह रहते हैं। सभी जीवितों के जीव समझाया जा सकता है, वंश की व्याख्या की जा सकती है। मैक्रो एवोल्यूशन केवल माइक्रो एवोल्यूशन से प्राप्त होता है। देखिए मैक्रो और माइक्रो एवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट हैं कि जीन आवृत्ति में परिवर्तन विकासवाद कहा जाता है। जब विकास छोटे पैमाने पर होता है तो सूक्ष्म विकास, और जब बड़े पैमाने पर होता है तो उसको बृहद विकास कहा जाता है। जीन पूल के परिवर्तन को जन्म देता है, जिस कारण से कुछ प्रजातियों में कुछ परिवर्तन इंट्रा प्रजाति परिवर्तन हो जाता है। सूक्ष्म विकास परिवर्तन का समय पैमाने पर, ठीक है, जबकि स्थूल विकास देखने को परिवर्तन लंबे समय तक मिलता है। सूक्ष्म विकास में आनुवंशिक जानकारी बदल जाती है या पुनर्व्यवस्थित हो जाती है, जबकि आनुवंशिक रचना में नया मोड़ का विलोपन हो जाता है, ठीक है। मैक्रो एवोल्यूशन में नई प्रजाति का निर्माण होता है। ये है उदाहरण होगा फेतई मोथू फ्लू वायरस ने नए गैलपागोसा पिच चोच आदि में विभिन्न फाइलम की उत्पत्ति, कशेरुकियों अकशेरुकों का विकास, पंख का विकास माइक्रो एवोल्यूशन का उदाहरण है। तो हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि आनुवंशिक कोड में परिवर्तन को विकासवाद कहा जाता है। जीन सभी आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं और आनुवंशिक कोड में छोटे बड़े जिम्मेदार जिन्हें हम माइक्रो एवोल्यूशन के रूप में माना जाता है। कभी कभी ये परिवर्तन नई प्रजाति को बनने के लिए विशाल कर देते हैं, जिन्हें हम मैक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है। स्टूडेंट, ये BSc थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।